हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस में इम्पीडेंस डायग्राम कवर कर लिया था। इस वीडियो से हम लोग सीरीज एसी सर्किट देखेंगे और सीरीज एसी सर्किट में सीरीज आरएल सर्किट को कवर करने वाले हैं, या ये कह सकते हैं एसी थ्रू रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज। ठीक है, अभी तक हम लोग जो देख रहे थे रेजिस्टेंस जो था और प्योर रेजिस्टेंस और प्योर इंडक्टेंस में हम लोगों ने देखा था कि फेस रिलेशन क्या था। अब यहाँ पे R और L दोनों सीरीज में हैं, यानी कॉम्प्लेक्स सर्किट बन रहा है। अब यहाँ पे फेस एंगल क्या होगा, ठीक है, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी। इंस्टेंटेनियस पावर देखने के बाद पावर वेवफॉर्म भी बना लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हम लोग को इस वीडियो में देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। तो सर्किट डायग्राम में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाएंगे और इसके सीरीज में क्या होगा, एक इंडक्टर। और इनपुट में कौन सी सप्लाई होगी, एसी सप्लाई। ठीक है, ये है आर एल, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वी आर, एल के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस वी एल। यहाँ पे एसी सप्लाई है, ये मैं वोल्टेज मान रहा हूँ वी। यहाँ से करंट पास हो रहा है आई। ठीक है, आई और वी जो है आरएमएस वैल्यू है, क्योंकि एसी सप्लाई की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें आरएमएस में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस था रेजिस्टेंस में यदि करंट का डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में हम लोगों ने करंट का रेफरेंस लिया, तो वोल्टेज भी सेम डायरेक्शन में था। ठीक है, ये वोल्टेज का डायरेक्शन था इसका। इंडक्टर के केस में करंट क्या कर रहा था, लैग कर रहा था, यानी वोल्टेज लीड कर रहा था। ठीक है, तो मैंने वी आर वर्टिकल ले लिया और करंट को लैग करा दिया 90 डिग्री। ठीक है, उल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फेज़र डायग्राम था प्योर इंडक्टर। ये देखो, ये हमने प्योर इंडक्टर के केस में बनाया, जो कि 90 डिग्री वी आर जो है 90 डिग्री लीड कर रहा है, या करंट कह सकते हो 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, ये हो गया प्योर इंडक्टर का, और ये प्योर रजिस्टर का फेज़र डायग्राम है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से इम्पीडेंस निकालते हैं। इम्पीडेंस निकालने के बाद हम लोग एंगल भी निकाल लेंगे इसका फाई। ठीक है, कितना एंगल बनने वाला है, जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा जेड। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे रेफरेंस जो है, सबसे पहले करंट को मान लो। ठीक है, ये करंट सीरीज़ में है ना, मतलब ये दोनों सीरीज़ में है, तो करंट दोनों में सेम है, तो मैं सबसे पहले करंट को क्या ले लेता हूँ, रेफरेंस। ये मैंने करंट को रेफरेंस ले लिया। ठीक है, करंट हो गया आई। रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में होंगे, यानी 0 डिग्री का फेस शिफ्ट था दोनों में। लेकिन यहाँ पे देखो, जो वोल्टेज ये मैंने यहाँ पे वी आर लिखा है ना, ये वी एल एक्चुअल में। ठीक है, ये वी एल है, तो वी एल जो होगा वो वी आर से, देखो वी आर आई के डायरेक्शन में है, लेकिन वी एल 90 डिग्री लीड कर रहा है। यानी मुझे यदि वी एल बनाना है, देखो वी आर आई के सेम डायरेक्शन में था, तो मैंने बना लिया ये यहाँ पे, है ना।
आई भी यहाँ पे देखो क्या है, देखो दोनों का आई जो है ना मैंने सेम डायरेक्शन में लिया ताकि मैं आराम से यहाँ पे फेज़र को ड्रॉ कर पाऊँ। ऐसा नहीं कर रहा मैं कि करंट मैंने नीचे ले लिया और वोल्टेज को यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए आसान कर दिया है कि आपको आसान हो जाए ड्रॉ करना। कि देखो आई यदि सेम डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में मैंने आई को ले लिया है, मतलब सेम डायरेक्शन में, ताकि वी आर और वी एल को आसानी से एक ही फेज़र में ड्रॉ किया जा सके। मैं यहाँ पे एक ही फेज़र में दोनों चीज़ों को ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर? तो देखो वी एल जो है वी आर से 90 डिग्री लीड कर गया। बेसिकली वी आर से नहीं, करंट से लीड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट बनेगा, देखो ये जो रिजल्टेंट बन रहा है ना, ये हो गया टोटल वोल्टेज V, है ना। अब यदि V का रिजल्टेंट निकालो तो क्या आ जाएगा, देखो ये तो 90 डिग्री है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो तो ये हो जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, है ना। वी एल स्क्वायर हो गया। और वी आर क्या होता है, आई आर होता है वोल्टेज ड्रॉप, आई आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वी एल में क्या हो जाएगा, आई एक्स एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर है ना, तो बाहर आ जाएगा आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आ गई है हमारे पास v इज इक्वल टू आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। और v अपॉन आई एक्चुअल में होता क्या है, z होता है, और z इज इक्वल टू कितना निकल के आया, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। इस मेथड से भी हम लोग z को निकाल सकते हैं। पिछले मेथड में हम लोगों ने कुछ और देखा था, हम लोग इस मेथड से भी कर सकते थे। ठीक है, पिछला वाला मैंने किया था वो एक्सपोनेंशियल टर्म में लिया था, कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेके किया था। यहाँ पे आप सिंपल वे में भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये मेथड भी आपको बता दिया। ये मेथड अच्छा लगे तो ये मेथड कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पर और क्या कर सकता हूँ, ये R, ठीक है, इम्पीडेंस डायग्राम भी बना सकता हूँ आराम से, है ना। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। एक्सएल है और ये क्या हो जाएगा, जेड। ठीक है, तो इम्पीडेंस डायग्राम भी हम लोग बना सकते हैं। ये इम्पीडेंस डायग्राम हो गया ये वाला। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके थे, लेकिन मैंने ये मेथड भी बता दिया। पिछले में मैंने ये मेथड नहीं लिया था, पिछला वाला जो मेथड था वो मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको शो किया था। इसमें हम लोगों ने नॉर्मल फेज़र से डायरेक्टली निकाल लिया है वोल्टेज के थ्रू। ठीक है, देखो यहाँ पे वोल्टेज का मैंने फेज़र बनाया ना, और उसी से फिर मैंने क्या किया, इम्पीडेंस निकाल दिया था, निकाला भी, है ना। और फिर इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे इम्पीडेंस डायग्राम में ड्रॉ कर दिया, और ये एंगल बन जाएगा फाई। ये एंगल बन गया फाई, है ना। अब फाई निकालना चाहो तो फाई भी निकाल लो, है ना। एक्चुअल में tan फाई क्या होता है, एक्सएल अपॉन आर, और एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, और फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर, या tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया आप लोग के पास। देखो ये फाई से फाई निकालोगे ना तो कॉस फाई निकल जाएगा, साइन फाई भी निकल जाएगा, तो रिएक्टिव कंपोनेंट और रियल कंपोनेंट दोनों निकाल सकते हो, इसलिए फाई निकालना ज़रूरी है। तो इम्पीडेंस डायग्राम से ये चीज़ क्लियर हुआ ना कि हम फाई क्यों निकाल रहे हैं। फाई निकालने का रीज़न ये है कि मान लो मुझे रिएक्टिव पावर निकालनी हो, ठीक है, तो रिएक्टिव पावर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए,
मुझे साइन फाई का फंक्शन चाहिए ना, तो फाई हमें पता होना चाहिए, तभी मैं रिएक्टिव कंपोनेंट निकाल पाऊँगा, या रियल कंपोनेंट निकालना है तब भी मुझे फाई चाहिए होगा यदि कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो। इसीलिए फाई का बहुत इंपॉर्टेंस है, या इम्पीडेंस डायग्राम की इंपॉर्टेंस है कॉम्प्लेक्स सर्किट में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेवफॉर्म बनाना चाहो तो वेवफॉर्म बना सकते हो। वेवफॉर्म तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, और मैं वेवफॉर्म ना बना के पहले मैं डायरेक्टली पावर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो क्या होगी। इंस्टेंटेनियस पावर P, ठीक है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। P इज इक्वल टू V क्या है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और I क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। देखो अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ समझो। एक बार मैं यहाँ पे ये चीज़ दिखा देता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, तो फेजर डायग्राम क्या होगा वो देख लेते हैं। वो मैंने नहीं बनाया, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। देखो, यदि मेरे पास, मैं यदि करंट को, या पहले हम लोग वोल्टेज ले लेते हैं, वोल्टेज V, ठीक है ना, V इस डायरेक्शन में है, तो करंट का डायरेक्शन देखो, यदि हमारे पास प्योर इंडक्टर था तो उस केस में करंट क्या हो रहा था, 90 डिग्री लैग कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो करंट है ना वो 90 और 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना, ये होगा करंट, है ना, और इस एंगल को बोलेंगे फाई। ठीक है ना, देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना, ये tan फाई ओमेगा एल अपॉन आर, है ना, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यदि चाहो तो साइन फाई का फंक्शन ले सकते हो, या कॉस फाई का फंक्शन लेकर के दोनों तरफ ड्रॉ कर सकते हो। देखो यदि हम लोग को लिखना है यहाँ पे, तो हो जाएगा आई कॉस फाई, और ये हो जाएगा आई साइन फाई। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या समझे कि मान लो फाई जो है, फाई की वैल्यू 0 होती है। यदि फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सोचो कि कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है ना, कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आई दिख रहा है, आई जो दिख रहा है वो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये समझ जाएंगे हम लोग कि जो सर्किट है वो प्योर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और यदि कॉस फाई, यानी ये कॉस फाई एंगल यदि 90 हो जाए तो बेसिकली कॉस 90 हो जाएगा 0, लेकिन साइन 90 हो जाएगा 1, तो हमको प्योर रिएक्टिव कंपोनेंट मिल जाएगा। लेकिन 0 और 90 के बीच का एंगल रहे, सोचो 0 से 90 के बीच का एंगल यदि हमको मिलता है इन दोनों के बीच का, तो मुझे एंगल यानी जो सर्किट होगा वो RL सर्किट होगा, यानी वो RL सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। वो ना तो प्योर रजिस्टर है और ना ही प्योर कैपेसिटर है, वो कॉम्प्लेक्स सर्किट है, यानी दोनों की दोनों, मतलब दोनों ही कंपोनेंट उसमें होंगे, तो इसलिए हम लोग को दोनों चीज़ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो अभी धीरे धीरे आगे और समझेंगे हम लोग, जब हम लोग और डिटेल में देखेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो अभी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी हम लोग सिर्फ इंस्टेंटेनियस पावर निकाल रहे हैं, आगे मैं न्यूमेरिकल भी लेके आऊँगा तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, देखो मेरे पास यहाँ पे RL सर्किट है। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था, रेजिस्टेंस था, या तो प्योर रेजिस्टेंस या प्योर इंडक्टर। उस केस में करंट
और वोल्टेज देखो रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में थे यानी फेस एंगल 0 था। इंडक्टर के केस में करंट जो है लैग कर रहा था 90 डिग्री, है ना। लेकिन जब मेरे पास दोनों कंपोनेंट है यानी दोनों की दोनों आरएल सर्किट है यानी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट में क्या होगा कि एंगल जो करंट का बन रहा था 90 डिग्री लैग कर रहा था, वो 90 डिग्री लैग ना करके वो थोड़ा सा एंगल बनाएगा क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस का पार्ट भी है। और जब हम यहाँ पे फाई निकालते हैं ना, यहाँ से ये देखो फाई है ना, तो फाई निकालना चाहो तो फाई भी निकाल सकते हो, tan ओमेगा एल यानी tan इनवर्स XL अपॉन R है। सोचो कि XL की वैल्यू 0 है तो tan इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, फाई 0 हो जाएगा, है ना। यदि XL की वैल्यू R के बराबर है तो 1 हो जाएगा यानी 45 हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ समझ रहे हो कि एंगल हम लोग को कैसे निकालना है। ठीक है, एंगल आराम से निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मेनली यही था कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग आरएल सर्किट यूज कर रहे हैं ना, तो करंट बेसिकली 90 डिग्री ना बन के वो यहाँ पे बन रहा है 0। देखो ये 0 एंगल है यहाँ पे, मान लो 0 डिग्री और ये -90 डिग्री है, तो दोनों के बीच में बन रहा है ना ये करंट। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर निकाल रहे थे। P इज इक्वल टू हमारे पास निकला VM IM, है ना, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी -5। इसीलिए मैंने साइन ओमेगा टी -5 लिखा है, 90 नहीं लिखा, है ना, क्योंकि फाई एंगल लैग करेगा वो, क्योंकि वहाँ पे रजिस्टिव कंपोनेंट भी है। क्लियर। अब यहाँ पे साइन A साइन B का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। साइन A इंटू साइन B इज इक्वल टू होता है 1/2 कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। P इज इक्वल टू VM IM साइन, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं अब, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे A की जगह क्या है, ओमेगा टी, है ना, तो जहाँ पे A लिखा है ओमेगा टी, जहाँ पे B है वहाँ पे ओमेगा टी -5 पुट कर देंगे, तो हमारे पास कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉस A माइनस B यानी कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5 माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी -5। VM IM डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा टी कैंसिल, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल, बचा क्या 5, तो लिखेंगे cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी यानी 2 ओमेगा टी -5 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस पावर आ रहा है वो भी दो टर्म में ब्रेक हो रहा है, VM IM डिवाइडेड बाई 2 cos 5 के टर्म में। ठीक है, माइनस VM IM डिवाइडेड बाई 2 cos 2 ओमेगा टी -5। ठीक है, तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आ चुका है, किसका, आरएल सर्किट का। ठीक है, तो देखो ये वाला जो टर्म है ना, ये हो गया हमारे पास पावर, ये पावर एब्जॉर्ब हो रहा है किसमें, रजिस्टिव कंपोनेंट के द्वारा, और VM IM डिवाइडेड बाई 2 cos 2 ओमेगा टी -5 जो है बेसिकली इंडक्टिव कंपोनेंट के द्वारा जो पावर एब्जॉर्ब हो रहा है उसके लिए। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जब हम इंडक्टिव पावर की बात कर रहे हैं, मतलब इंडक्टिव कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो इंडक्टिव कंपोनेंट में क्या होता है, इंडक्टिव कंपोनेंट जो प्योर इंडक्टिव सर्किट जो होता है वो बेसिकली पहले क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, फिर उसी जो एनर्जी स्टोर किया है उसको दूसरे साइकिल में उसको
दोबारा से डिलीवर कर देता है। बेसिकली टोटल यदि हम उसका पावर कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली वो हमको क्या मिलता है, वहाँ पे 0 मिलता है। तो यहाँ पर भी यदि हम इसमें ये फ्लक्चुएटिंग टर्म जो दिख रहा है आपको Vm Im डिवाइडेड बाई 2 cos 2 ओमेगा t माइनस फाई, यदि इसका एवरेज वैल्यू लोगे तो 0 आएगा, जो हमने पिछली क्लास में भी देखा था। ठीक है, इसका मतलब होल साइकिल का हम लेंगे, इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे होल साइकिल का, तो बेसिकली 0 आएगा। तो बचेगा कि हमारे पास Vm Im डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस फाई। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ फाइनली कि जो मेरे पास एवरेज पावर आ रहा है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट क्या है, PAV लिख दूँ या PAVJ लिख देता हूँ। ठीक है, 1/2 Vm Im cos फाई, है ना, या इसको ऐसे लिख लो Vm डिवाइडेड बाई √2 इंटू Im डिवाइडेड बाई √2, है ना, इंटू कॉस फाई। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि VRMS जो होता है वो होता है Vm/2, Vm/√2, और IRMS होता है Im डिवाइडेड बाई √2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ना वो क्या है, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ठीक है, ये एक्चुअल में हमको मिल गया एवरेज पावर जो था सर्किट का जो कंज्यूम हो रहा है वो है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ तक कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है हमारी, जहाँ पे हम लोगों ने एवरेज पावर निकाल लिया है VRMS इंटू IRMS कॉस फाई। क्लियर? तो यहाँ पे कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें गलत मत करना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पावर का वेवफॉर्म हम लोग बना लेते हैं एक बार। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग को वोल्टेज का वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ये हमने वोल्टेज का बना लिया। अब हम लोग करंट का बनाते हैं। ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये वाला, ये एंगल है फाई एक्चुअल में, जो अभी हमने निकाला था। ठीक है, फाई 0, फाई, पाई, 2 पाई, ये हो जाएगा पाई प्लस फाई, है ना, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस फाई। यहाँ पे ओमेगा टी एक्सिस है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या निकाल रहे हैं, वेवफॉर्म क्या क्या ड्रॉ कर रहे हैं, वी आई और पावर का भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये है वोल्टेज की इक्वेशन, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। मतलब ये जो था वेवफॉर्म हमारा वोल्टेज का था, तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट I इज इक्वल टू क्या हो गया, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई, है ना। फाई एंगल जो था लैग कर रहा है ना वोल्टेज से, इसीलिए माइनस फाई। क्लियर? अब यदि हम लोग इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं तो वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करना है वो देखो। देखो यहाँ पे, यहाँ तक समझो ये वाली चीज़ों को। देखो ये जहाँ तक फाई लिखा हुआ है, देखो यहाँ ये नेगेटिव में है। ठीक है, ये नेगेटिव में है और ये टर्म यहाँ तक पॉजिटिव में है। वेवफॉर्म को देख करके यदि हमको पावर का वेवफॉर्म बनाना है तो बेसिकली V इंटू आई होता है ना, तो हम लोग वही कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव
देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव में मिलता है ना हमको, तो इसीलिए वेव फॉर्म यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक, तो ये यहाँ पे तो वोल्टेज नेगेटिव, ये मतलब ये पावर का जो वेव फॉर्म है वो हमारा नेगेटिव में बना। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है और देखो ये कहाँ तक पॉजिटिव में है वो देखो। पहली बात तो वोल्टेज का देखो, वोल्टेज यहाँ तक पॉजिटिव है तो करंट भी बेसिकली पॉजिटिव ही है ना, यहाँ तक तो पॉजिटिव में बनेगा, है ना। लेकिन जैसे ही ये वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है वो ये देखो जीरो पे आ गया ना, यहाँ से पहले बड़ा इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम पे गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज Vm, ये क्या है, Im, है ना। देखो वोल्टेज जीरो से मैक्सिमम पे गया, इसके बाद जीरो पे आ रहा है, जीरो के बाद नेगेटिव पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये नेगेटिव पे जाएगा तो उस समय पावर का वेव फॉर्म भी नेगेटिव में बनेगा, है ना। तो पहले तो मुझे पावर का वेव फॉर्म हमें कहाँ बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव में बनाना पड़ेगा, ऐसे। ठीक, इसके बाद फिर से नेगेटिव में बनेगा। ठीक है, और फिर क्या बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा यहाँ तक। ठीक है, देखो एक वेव फॉर्म समझ गए तो सारी समझ जाओगे। देखो एक समझ लो, यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाला, ये नेगेटिव है इस साइड में, ये जो करंट का जो वेव फॉर्म दिख रहा है वो नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में, तो नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली नेगेटिव में मिलेगा, तो वेव फॉर्म नेगेटिव में। ठीक, यहाँ से देखो वोल्टेज की वेव फॉर्म जो है यहाँ तक पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक तो ये तो पॉजिटिव में है और करंट भी पॉजिटिव में है, तो जब वोल्टेज और करंट देखो पॉजिटिव में ही है ना, तो ये वेव फॉर्म भी पॉजिटिव में ही बनेगी। और मैक्सिमम कहाँ पर होगी, किसी एंगल पर, जो कि एंगल होगा पाई माइनस फाई, ऐसा मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव होगा, सेम केस जैसे मैंने यहाँ पे देखा था उसी तरीके से यहाँ भी देख लोगे, और यहाँ पर पॉजिटिव वेव फॉर्म में भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग बेसिकली पावर का वेव फॉर्म देख चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले तो जो वेव फॉर्म आ रहा है पावर का, सबसे पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, है ना। तो ये हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। यहाँ पे जो हम लोग इक्वेशन निकाले थे, क्या निकाले थे पावर का, P इज इक्वल टू Vm Im डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या था, cos फाई माइनस cos 2 फाई, मतलब फाई था ना, हाँ फाई 2 ओमेगा टी माइनस फाई, ये हो गया। ठीक है, ये तो था हमारे पास, ये पूरी वेव फॉर्म का इक्वेशन है, ये जो देख रहे हो ना, ये जो बना हुआ है, इस पूरी वेव फॉर्म का जो पूरी वेव फॉर्म की जो इक्वेशन हमारे पास आई है वो P जो है इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो है Vm Im डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी फाई माइनस फाई। यहाँ पर भी देख रहे हो ना कि जो फ्रिक्वेंसी है वो डबल है ना पावर की। तो देख सकते हो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे ये देख रहे हो वोल्टेज का हाफ साइकिल जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे डबल साइकिल है पावर की, है ना। यहाँ पे भी देखो नेगेटिव में है ना, तो यहाँ पर बेसिकली एक हाफ साइकिल हो रहा है, तब तक पावर की कितनी साइकिल हो रही है, 2 साइकिल, है ना। इसीलिए 2 ओमेगा टी है ये, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ और लिख लेते हैं, एवरेज जो निकला था, एवरेज वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। मान लो एवरेज यदि हम कैलकुलेट करते हैं, क्या आया था एवरेज पावर हमारे पास, वी आई कॉस फाई या वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस फाई,
या आरएमएस के फॉर्म में लिखना चाहो तो आरएमएस के फॉर्म में लिख लो, है ना। या देखो हम लोग, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, जो हमारे पास एवरेज पावर आया था ना, पी एवरेज, वो क्या आया था, VMIM डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos फाई इज इक्वल टू VM डिवाइडेड बाई √2 लिख दिए थे हम लोग, है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखे थे IM डिवाइडेड बाई √2, है ना। तो ये बन गया RMS के फॉर्म में। देखो √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा ना। तो VRMS IRMS cos फाई, या ऐसे कैपिटल में लिख लो VI cos फाई। लेकिन ये ध्यान रखना VI जो है ना, यहाँ पे जो VI है, V और I ये RMS वैल्यू है, ठीक है ना। अपने आप को याद रहना चाहिए, बाकी कैसे भी बनाते रहो, ठीक है। तो आई थिंक ये सब चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक बार हम लोग देख लेते हैं रिवीजन। सबसे पहले हम लोगों ने सर्किट ड्रॉ किया, फेजर बनाए हम लोग, रेजिस्टेंस और इंडक्टर का इंडिविजुअल। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वोल्टेज से हम लोगों ने क्या निकाला, वोल्टेज से हम लोगों ने निकाला इम्पीडेंस निकालने के बाद हम लोगों ने इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ किया। वहाँ पे हम लोगों ने फाई निकाला। फाई निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि रिएक्टिव, और देखो यहाँ पे मैंने रिएक्टिव कंपोनेंट और रियल कंपोनेंट, ठीक है ना, तो उन दोनों को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इससे मैंने ये पता लगाया कि जो फाई है बेसिकली यहाँ पे लैग कर रहा है, और जो फाई का जो एंगल होगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, यदि मैं एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव में बेसिकली आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली नेगेटिव ये शो कर रहा है कि लैग कर रहा है, पॉजिटिव आएगा तो लीड करेगा, है ना। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए उन सब चीज़ों में, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने निकाला इंस्टेंटेनियस पावर, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था। इस फॉर्मूले को फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास जो डिटेल आया था, डिटेल फार्मूला का जो वैल्यू था वो था VMIM डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos फाई माइनस VMIM डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 2 ओमेगा t माइनस फाई, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला, एवरेज पावर। एवरेज पावर हमारे पास ये निकल के आ गई, क्योंकि ये वाली जो एवरेज पावर है ना, वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हम लोगों ने ये भी लास्ट क्लास में देख लिया। मैं बार बार उसका एवरेज कैलकुलेट करके दिखाऊंगा नहीं, है ना। तो फाइनली यहाँ पे RMS के फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर दिया था इसको। इसके बाद हम लोगों ने क्या यहाँ पे ड्रॉ किया, पावर का वेव फॉर्म। उससे पहले हम लोगों ने वोल्टेज और करंट का भी वेव फॉर्म ड्रॉ किया था। वो बेसिकली हम लोगों ने पहले क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था, लेकिन फिर से मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया था, ठीक है। और ये पूरी पावर की वेव फॉर्म, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डबल हो रही है, वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक। तो आई थिंक ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा सीरीज RL सर्किट का। यदि इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में, या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं मुझे। और आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना है, यदि समझ में आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा है तब भी, है ना। नहीं आ रहा है तो कमेंट करोगे ही, और यदि आ रहा है तो कमेंट करना यस सर आ रहा है, ठीक है। तो मैं उसके हिसाब से आगे भी वीडियो बनाऊंगा, जिससे यदि मान लो कुछ समझ में नहीं आया तो आगे मैं उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करके फिर कोशिश करूँगा समझाने के लिए, ठीक। तो आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।